गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये हमारा पर्यावरण चैप्टर है, इसमें हम आप घटक तक कर चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आहार श्रृंखला, मतलब फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए घास को कौन खाता है? हिरन खाता है। हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। ऐसे आपने बहुत सारी फूड चेन देखी होंगी। ठीक है, जिसमें हम घास को जैसे मान लो कोई और भी खा सकता है, जैसे खरगोश खाता है, फिर खरगोश को कोई और खा लेता है। ठीक है, तो ऐसी हमारी बहुत सारी फूड चेन होती हैं, हमारी आहार श्रृंखलाएँ होती हैं। एक आहार श्रृंखला में उस जैविक घटकों में जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उन्हें पोषक स्तर कहते हैं, मतलब लेवल्स, ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं उनको। ठीक है, एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। जो हमारी फूड चेन होती है ये हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है। मतलब क्या आप बताओ, ऐसा हो सकता है कि हिरन को शेर खा ले और घास को हिरन खा ले? ऐसा नहीं हो सकता ना, तो उल्टा नहीं हो सकता। तो हमारी फूड चेन होती है यूनिडायरेक्शनल, ये एक ही दिशा में चलती है। ठीक है, हरे पौधे ऊर्जा, जो हमारे प्लांट होते हैं ना, पौधे होते हैं, वो सूर्य से ऊर्जा लेते हैं। कितना लेते हैं? सूर्य की ऊर्जा का 1% ऊर्जा वो ले लेते हैं। पत्तियाँ क्या कर लेते हैं? उन्हें अवशोषित कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसके बाद बाकी जितने भी लेवल हमारे बच गए, जैसे हिरन हो गया, शेर हो गया, इन सब में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होएगी? 10% एनर्जी हमारी, 10% नियम है एनर्जी का, जो ये हमारी हर एक नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफ़र होती रहती है। तो जैसे आप इसमें देख ही सकते हैं, जो ये हमारा पोषक स्तर दिखाया हुआ, सबसे पहले इसमें आता है उत्पादक, फिर आता है हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब हमारे प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो उसके बाद उत्पादक में तो अब पता है ये पौधे ही आएंगे, क्योंकि जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो पैदा करते हैं सिर्फ। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो सबसे पहले लेते हैं, यानी कि जो किस पे फीड करते हैं, जो किसको खाते हैं? पौधों को खाते हैं। उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड लेवल। इसमें एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा ऊपर कि 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो पहले सबसे पहले लेवल में कितनी एनर्जी है? 1000 किलो जूल। तो नेक्स्ट वाले में 10% जाएगी तो कितना हो जाएगा? 100। उसके बाद नेक्स्ट 10, उसके बाद नेक्स्ट 1। ठीक है, और उसके बाद अगर फिर से नेक्स्ट होएगी तो हमारा 0.1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे जितने भी एनर्जी लेवल होते हैं उसमें 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाती है। ठीक है, तो हमारे जितनी जो हमारी फूड चेन है, आहार श्रृंखला है, जितनी छोटी होती है उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि अगर जितनी बड़ी फूड चेन होएगी उतना ही क्या होगा? एनर्जी हमारी कम जाएगी आखिरी लेवल तक। ठीक है, तो हमारी जितनी छोटी फूड चेन होती है उतनी अच्छी होती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, 1 मिनट, ये हमारा आ गया जैव आवर्धन। हाँ, ये इसमें मुझे यही बताया हुआ कि आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने में वृद्धि होती है। मीन्स जो हमारे केमिकल्स होते हैं, हानिकारक रसायन होते हैं, वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते जाते बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, और ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आहार जाल। आहार जाल क्या होता है? हमारा फूड वेब। फूड वेब हमारा क्या है? जब हमारी कई सारी प्राकृतिक रूप से आहार श्रृंखलाएँ जुड़ जाती हैं, ठीक है, जुड़ी हुई होती हैं, तो यानी कि कई सारी फूड चेन को मिला के क्या बनता है? हमारा आहार जाल, फूड वेब। जैसे आप इसमें देख पा रहे हो कि पौधे को चूहा भी खा सकता है, चूहे को चील, इसी तरीके से पौधे को टिड्डा, ठीक है, फिर टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को चील, ऐसी पौधे को खरगोश, खरगोश को चील, चील खा सकते हैं, फिर ये लोमड़ी भी खा सकती है। ठीक है, तो ये हमारी कई सारी नेटवर्क ऑफ फूड चेन हमारा क्या हो जाएगा? आहार जाल हो जाएगा, फूड वेब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पर्यावरण की समस्याएं। ठीक है, आप देख ही रहे हो कि जो हमारी पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। यानी कि क्या है, कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा पर्यावरण है जो, उसमें बदलाव आता है तो इससे क्या होता है? सभी का जीवन प्रभावित होता है। और ये पर्यावरण में जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि प्रदूषण की समस्याएं, ये वनों की कटाई, ये क्यों होती है? हमारी जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं की वजह से होती है, और जिसकी वजह से धीरे धीरे पर्यावरण में गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अभी हो ही रहा है, प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है? आपके स्कूल बंद है, ठीक है, आप स्कूल नहीं आ पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओजोन परत। और पर्यावरण की एक और समस्या है ये, जैसे कि जैसे जैसे हमारा पोल्यूशन बढ़ता है तो क्या होता है इससे? तो जो हमारी ओजोन परत है वो भी क्या होती है? वो पतली हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें वो डायरेक्ट धरती पर आती हैं और सभी को इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि कई सारी भी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां वो करती हैं, वो जैसे त्वचा कैंसर,
मोतियाबिंद, कमज़ोर परिरक्षा तंत्र, ठीक है, पौधों का नाश आदि से मतलब ये सारी समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। और अगर हमारी पर्यावरण ओजोन लेयर होगी, ओजोन परत क्या होती है, अगर हमारे पर्यावरण पोल्यूशन कम होगा तो क्या होगा, ओजोन लेयर भी हमारी डिप्लीट नहीं होगी, ठीक है, उसकी क्षति नहीं होगी। और ओजोन लेयर होगी तो इससे जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं वो धरती पर डायरेक्ट नहीं आ पाएंगी, और इससे हमारी कई सारी बीमारियां होने से, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होने से हम बच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ये हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है, ठीक है। अगर ओजोन लेयर यहाँ पर आ जाए तो ये एक नुकसानदायक है, लेकिन अगर ऊपर है, ये समताप मंडल में है, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल है, हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि ये सूर्य की किरणों को हमारे तक, हानिकारक किरणों को हमारे तक नहीं आने देती, ठीक है। ओजोन लेयर बनती कैसे, ओजोन का निर्माण कैसे होता है, देखो ओजोन का जो लेयर है ना वो कैसे होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है ये, ठीक है, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया। मतलब जब इस पे सूर्य की किरणें, मतलब सूर्य की किरणों से ये हमें बचाती है, और सूर्य की किरणों की वजह से ही हमारी ओजोन बनती है। जैसे आपने देखा होगा O2 हमारा ऑक्सीजन प्लस में O यानी कि O एटम हमारा जब जुड़ जाते हैं तो हमारा एक ओजोन लेयर बना देते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। ओजोन लेयर का ह्रास यानी कि ओजोन लेयर हमारी कैसे डिप्लीट हो रही है, कैसे क्षीण हो रही है। 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना गया, ठीक है। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण मानव संशोधित रासायनिक, जैसे कि यानी कि जो ये हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, AC कूलर, AC फ्रिज, इनसे गैस निकलती है जो कि है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करती है, हमारी जो ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, ओजोन को क्षीण करती है, ठीक है। आगे हमारा है 1987 में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन में 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा गया, यानी क्योटो प्रोटोकॉल। ये भी क्या था, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए ये एक प्रोटोकॉल था, ठीक है। अगला है हमारा कचरा प्रबंधन। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है। सबसे बड़ी समस्या रहती है कि कूड़े को कहाँ पर डालें, कचरे का निपटारा हम कैसे करें, जिसकी वजह से जगह जगह पर कचरा इकट्ठा हो जाता है और बीमारियाँ पैदा होती हैं, ठीक है। तो कचरे के निम्न पदार्थ होते हैं, यानी कि जो हमारा ये कचरा होता है ये दो टाइप से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ कचरा हमारा किस में बदल जाए, खाद में बदल जाता है, और कुछ नहीं बदल पाता। जैसे कुछ पदार्थ सूक्ष्मदर्शी के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं, जैसे फल, सब्जियां, छिलके, सूती कपड़ा, कागज़, जूट आदि। ये सब क्या है, अगर आप इनको एक उसमें मिट्टी में दबा दो तो क्या हो जाता है, ये तो कुछ दिन बाद ये क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर इनका एक खाद बन जाता है। लेकिन अजैविक निम्नीकरण पदार्थ क्या है, जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तन नहीं होते, जो डिकम्पोज नहीं होते, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लिष्ट रेशे धातु, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट आदि। ये क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को छोटे छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी प्रक्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसीलिए सभी पदार्थ का अपघटन नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि सभी चीज़ों को ये डिकम्पोज नहीं कर सकते, जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो इन चीज़ों को ये डिकम्पोज नहीं कर पाते। आपने देखा होगा पॉलीथीन वगैरह, अगर कूड़ा आप देखा होगा, कूड़े का पहाड़ भी है दिल्ली में, तो आपने देखा होगा उसमें पॉलीथीन ऐसे ही चमकती रहती है, मतलब पॉलीथीन डिकम्पोज होती नहीं, वो घटक में सूक्ष्म घटकों में परिवर्तित नहीं होती, ठीक है। तो कचरा प्रबंधन की विधियाँ, तो जो कचरा है हम उसका निपटारा कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, कैसे पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, तो ये कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है जैव मात्रा संयंत्र। इसमें क्या है, जैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट मेथड है कि हम कचरे को खाद में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड मेथड है सीवेज उपचार तंत्र, यानी कि नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। मीन्स जो हमारा सीवेज वाटर है हम उसको पहले ट्रीटमेंट करते हैं, उसका हम संशोधित करते हैं उसको, ताकि वो गंदा पानी हमारी नदियों में ना जाए, नदी तालाब में, और हमारे पानी को प्रदूषित ना करे। तो उसको पहले ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको पहले क्लीन किया जाता है, उसके बाद ही उसे नदियों में छोड़ा जाता है।
ठीक है। उसके बाद है कूड़ा भराव क्षेत्र, यानी कि कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, जो हमारे गड्ढे वगैरह हैं वो भर जाते हैं और कूड़ा भी एक निपटान हो जाता है उसका भी। अगला है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है हमारा, एक गड्ढे में ना हम कचरा भर लेते हैं और उसमें कुछ हम वो डाल देते हैं, जैसे हमारे केचुए नहीं होते जिसको हम अर्थवॉर्म कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग के नाम से जाना जाता है ये प्रोसेस। ये क्या होता है, फिर उसको मिट्टी से ढक देते हैं, उस बैक्टीरिया को उसको डाल देते हैं, केचुए को, और कचरे को डाल देते हैं और उसको ऊपर मिट्टी से ढक देते हैं। तो कुछ महीने बाद जैसे हम देखते हैं 3 महीने के बाद कचरा खाद में कन्वर्ट हो जाता है और वो खाद हमारी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारी फसल को उपजाऊ, जो कि हमारी मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं और हमारी फसल को अच्छा बना देते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा मेथड है हमारा कचरे का निपटान करने का, कचरा प्रबंधन का। अगला है पुनः चक्रण, यानी कि जो चीज़ें हमारी डिकम्पोज नहीं होती, जो निम्नीकरण नहीं होता जिनका, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज़, ठीक है। अगला है हमारा पुनः उपयोग। यह एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु को पुनः पुनः इस्तेमाल करके कर सकते हैं, जैसे अखबार के लिफाफे बनाना, ठीक है। ये भी अच्छा मेथड है पुनः उपयोग। दूसरा है पुनः चक्रण और पुनः उपयोग में फ़र्क है। जैसे अब प्लास्टिक होता है, उसे क्या करते हो आप, वो मेल्ट होकर दोबारा से बन जाता है प्लास्टिक की चीज़ें उसकी, ठीक है। तो वो होता है पुनः चक्रण, यानी कि जो ये पुनः उपयोग है ये होता है रीयूज़, ठीक है। और ये होता है पुनः चक्र, यानी कि इसको दोबारा चीज़ें बनाना। फिर आता है हमारा लास्ट भस्मीकरण। यह एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है जिसमें थर्मल उपचार के रूप में वर्णित किया जाता है, जो कचरे को राख में बदल देता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग अस्पतालों में जैविक कचरे के निपटान के लिए किया जाता है, जैसे कि हमारी डेड बॉडीज़ होती हैं या फिर कुछ और होता है हमारा हॉस्पिटल में, जो मेनली डेड बॉडीज़ ही, उन्हें क्या कर देते हैं, उनको सीधा राख में परिवर्तित कर देते हैं। और अगर हम उसे कहीं फेंकेंगे या कहीं भी कुछ होगा डेड बॉडीज़ को, क्या होगा, इससे वो सड़ जाएंगी।